सुप्रभात बच्चों। हम हमने पिछले वीडियो में बस की यात्रा पाठ पढ़ना आरंभ किया था और अब तक हमने यह पढ़ा कि जो लेखक है और उसके चार साथी वो सभी बस की यात्रा पर निकले थे। और जब वह बस में बैठे तो पहले बस के हिस्सेदार या फिर उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने उनको अलग अलग दृष्टियों से देखा। बस के हिस्सेदार को लगता है कि यह बहुत ही आरामदायक बस है और जो उन्हें छोड़ने आए थे वो मानो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। अब लेखक और उनके साथी बस में बैठ चुके हैं और बस ने चलना प्रारंभ कर दिया है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें यह लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रख लिया और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर मेरी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सचमुच की इससे बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। कहीं न कहीं लेखक बस में बैठकर हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था और बस इतनी ख़राब थी कि बार बार रुककर उसमें कुछ न कुछ काम करना पड़ रहा था। और बस का हिस्सेदार कह रहा था यह इत्तेफाक है, यानी कि किस्मत जिसकी ख़राब होगी वही इस बस से उसकी किसी प्रकार से वही व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, अन्यथा बस सभी को अपने गंतव्य स्थान तक टाइम से पहुंचा देती है, समय से पूर्व पहुंचा देती है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे यह पीछे से कोई गाड़ी आती दिखी तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी कि जैसे कोई गाड़ी आ रही थी वह बस रुकती थी, क्योंकि
तो बस में इतनी क्षमता या बस की ऐसी हालत नहीं थी कि वह चलते चलते अगली गाड़ी को पास दे दे। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायर की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। यानी कि जो लेखक है वो बस के हिस्सेदार को देखकर उसके मन में, उसके भीतर श्रद्धा यानी कहीं ना कहीं गुस्सा भी उमड़ा कि बस की ऐसी हालत होने पर भी वह इसी बस में यात्रा कर रहा है और स्वयं को बलिदान करने की ऐसी भावना को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि इसे कोई क्रांतिकारी नेता होना चाहिए जिससे कि इसके बलिदान का सही उपयोग हो सके। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी कि जान को जोखिम पर डाला, किसकी वजह से? टायर की वजह से। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि वो जिस प्रकार की बस में बैठे थे उस बस से किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। यानी कि बस में जीवन बिताकर सीधे मृत्यु की ओर बढ़ना है। इस पृथ्वी पर उनकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गई। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यानी लेखक और उसके मित्र भी बस की हालत को देखकर सब कुछ भूल गए और बहुत ही इत्मीनान से बैठ गए कि अब जो भी होगा देखा जाएगा वाली स्थिति को सोचने लगे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।